Hello everyone, welcome to all of you our online YouTube class. This is सनी कुमार गुप्ता। पिछले सभी क्लासेस में हमने साइंस के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी क्लास 10th का। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, और इसमें 4 पार्ट तो हो चुका है। अब इस पार्ट में हम प्रकाश का जो ये परावर्तन है इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टोटली, ठीक है। ये परावर्तन अब हम पढ़ रहे थे अपवर्तन, जिसमें एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था, वो आपको लगभग 2.5 मिनट्स के आसपास के थे। अब आगे को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम उस टॉपिक पे जहाँ पे हमने अपना टॉपिक एंड किया था। तो अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ था ये सभी बता दिया था मैंने। ये जो देख रहे हैं ना दर्पण का सूत्र, ये जो दर्पण सूत्र देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आता है, सिद्ध करने को भी आता है, प्लस आपको किस चीज़ के लिए आता है भाई, वो ऑब्जेक्टिव में आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे प्रकाश के अपवर्तन। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते चलते हैं इसको। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे हम परावर्तन में क्या कहते थे, जैसे कि मान लीजिए दर्पण है, जितना से आया उतना चला गया, ठीक है, तो ये परावर्तन हो गया। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, मान लीजिए आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मिरर है, ठीक है, ये दर्पण से ये जा रहा है, तो इसको अगर पार करके भी अगर जाना है तो इधर सीधे जाना चाहिए। मान लीजिए अगर ये इधर से आ रहा है 60 डिग्री पे, तो इधर पे 60 डिग्री पे जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है ना, इधर से आता है तो ये विचलित होकर इधर चला जाता है। तो यही हो जाता है प्रकाश का क्या क्या बोलते हैं इसको भाई, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आपको ये बता दिया गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रकाश के किरण, बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थ में होता है, जैसे कि शीशा, जल, वायु आदि। यानी जो पारदर्शी हो, वैसी वस्तुएं जो आर पार दिखाई देती है, प्रकाश को पार कर दे, ठीक है, वो पारदर्शी होती है। अब देखिए आपको बताते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो क्या होता है भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की चाल को परिवर्तन करता है, कारण होता है। मतलब प्रकाश के जो अपवर्तन का कारण होता है ना, वो क्यों होता है भाई, तो प्रकाश जो मैंने अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन जो होता है वो प्रकाश के पारदर्शी माध्यम से, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तित करने का एक कारण होता है, ठीक है। तो अब फिर देखिए आगे बताते हैं। अब इसमें बोला प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के नियम 2 थे वैसे ही अपवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन सा। अब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, वो भी सेम था। प्रकाश के परावर्तन में भी सेम था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पे होते हैं। अब इसमें देखिए सेकंड वाला क्या होता है। सेकंड वाला बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पे तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण, यानी कि आई की जया त्रिज्या आपतन कोण की जया के एक नियतांक होता है। मतलब जो होता है ना, इंसिडेंट रे जो होता है वो, अब इंसिडेंट जो होता है रे, वो रिफ्लेक्टेड रे के अनुपात का एक नियतांक होता है, लगभग कुछ नियतांक होता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ से ये गया, सीधे गया यहाँ पे, लेकिन दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश थोड़ा सा डाउन हो गया, ठीक है। तो ये इसका कारण होता है। और ये यहाँ पे बता दिए 2 अपवर्तन के भी नियम। अब देखिए, अब इसी के लिए अब स्नेल जो थे, स्नेल साहब, उन्होंने एक अपवर्तन का नियम बनाया। तो उनका जो नियम था वो देखिए क्या था। ये कह रहे हैं क्या कि स्नेल के परावर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जया, यानी इंसिडेंट रे की जया, अपवर्तन कोण यानी की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल के नियम भी, मैंने वही जो अभी आपको बताया ना, उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। पहला हो गया। फिर देखिए, अब अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग, अपवर्तन जब होता है तो प्रकाश का मार्ग कैसा होता है वो देखिए। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम
से दूसरे माध्यम में मतलब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी जो अभिलंब होता है उसकी तरफ मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग क्या होता है। जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और वहीं किरण जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। समझ रहे हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन के मार्ग है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब आगे ये बोल रहा है, अब आगे पढ़ते, जैसे देखिए आपको दिखा रहे हैं इसका आगे बता रहे, देखिए क्या होता है यहाँ पे ये। अब देखिए ये प्रकाश का मान लीजिए मार्ग है, ठीक है, ये अभिलंब हो गया इसका, ठीक है। अब विरल माध्यम है वायु और ये सघन माध्यम है कांच। तो इधर से जैसे ही देखिए ये यहाँ से चला, ठीक है ना, ये यहाँ से चला ऐसे, तो इसको तो सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब वही मान लीजिए यहाँ पे आके अगर टकरा रहा है तो इसको तो सीधे जाना चाहिए ना, तो लेकिन ये ऐसे चला गया, तो ये प्रकाश की किरण हो गया, ये सब प्रकाश की किरण हो गया। मान लीजिए ये अभिलंब है तो ये एक हो गया विरल से सघन की तरफ और ये सघन से विरल की तरफ। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। अब देखिए सघन माध्यम, कोई पूछ देगा ना भाई कि सघन माध्यम क्या होता है, बता दो। तो सघन माध्यम क्या होता है, हम ये देखते हैं, इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दब जाता है बार बार। चलिए तो अब यहाँ देखते हैं सघन माध्यम क्या होता है। वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है, वह सघन माध्यम कहलाता है। मतलब अपवर्तनांक जिसका अधिक होता है वो सघन होता है और जिसका कम होता है वो विरल होता है। सिंपल सी बात है, बस इस माध्यम के कोण को कण अधिक घने होते हैं और इस माध्यम के कण का घनत्व कम होता है। यानी किसी माध्यम का सघन और विरल होना दो माध्यमों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष अधिक सघन और कौन सा विरल होता है, ठीक है। चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन होने की परिघटनाएं क्या होता है। ये घटनाएं होगा भाई, ये तो होगा, तो लिख दिया गलती से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि शीशे के गिलास में रखा पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नज़र क्यों आता है। ले भाई अब देखिए कैसे नज़र आता है, ये देखते हैं हम कैसे नज़र आता है। तो ये जो होता है आपको बता रहा है, देखिए ये शीशे के गिलास में रखा पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नज़र आना क्यों। तो जब हम किसी शीशे के गिलास में आधा पानी भरकर, ठीक है, उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं, मैंने आधा डुबोते हैं, थोड़ा सा डुबोते हैं, तो यह मुड़ी हुई प्रतीत होता है। क्यों होता है, तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। जल की सतह के अंदर की पेंसिल जो सीधी होनी चाहिए वो मुड़ी नजर आती है। यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होता है। आपको मैंने पहले बता, देखिए जैसे ये देखा आपने कि ये मुड़ा हुआ दिख रहा ना, इधर से गया तो इधर डाउन दिख रहा, बस सेम इसी का रूल ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे आपको एग्जाम्पल देखिए, अब आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए ये हो गया जैसे पेंसिल। अब देखिए दूसरा एक और टॉपिक दिखाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको दिखाते हैं हम एक एग्जाम्पल। अब देखिए शीशे के गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ नज़र क्यों आता है। देखिए शीशा गिलास है तो उठा हुआ नज़र क्यों आता है, देखिए बता रहे हैं। ऐसे ही जब हम कोई सिक्का पानी से भरे गिलास में रखते हैं तो देखते ही सिक्का उठा हुआ है नज़र आता है। यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा उदाहरण क्या, तो कांच के बर्तन में नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा नजर क्यों। ये सभी जो कारण होते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। ये सब किस चीज़ के पॉसिबिलिटी से होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। किसके कारण होते हैं भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होते हैं। किसके कारण होते हैं, अपवर्तन, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला,
बोल रहा है कि अलग अलग द्रव में पेंसिल अथवा प्रकाश का झुकाव अलग अलग होता है। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर हो जाता है तो दूसरा माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित होती है। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये भाई बहुत मोटा हो गया, रुक जा भाई, अच्छा हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, हो गया ना। तो अब आज की क्लास में इतना ही रहने दें, छोटा छोटा वीडियो बना रहा है, और फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में।